Hello guys, good morning, namaste, radhe radhe and welcome back to my DTU study channel Down to Up Study. I hope you are all doing great. So today we are discussing about a very important topic of current affairs. So बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So आप देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. टॉपिक जो है वो जो सरकार द्वारा 2024 से 2025 के बीच में जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज़ या फिर जो भी समझौते किए गए हैं उन पर क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं. देखिए ये थोड़े टिपिकल होते हैं और बच्चे मोस्टली इसको स्किप कर देते हैं. स्किप बिल्कुल मत करिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. कभी कभार क्या होता है कि हम इनको स्किप कर देते हैं और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं फिर हम कहते हैं यार करंट अफेयर्स आ कहाँ से गया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो सब कुछ पढ़े थे. तो यही होता है जो चीज़ हम स्किप करके जाते हैं. स्कीम्स बहुत ही थोड़ी टिपिकली होती हैं, कुछ ईजी भी होती हैं जिनको हम पढ़ते नहीं, इग्नोर कर देते हैं. तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी. देखिए एक्चुअली मेरा जो वीडियो है ना मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, इससे डिटेल में थोड़ी मैं पूरी कोशिश करती हूँ डिटेल में देने की नॉलेज, बट थोड़ा लंबा वीडियो ना हो इसलिए जैसे थोड़ी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ती हैं. थोड़ी भी मेरी प्रॉब्लम चल रही है, बाकी आगे मैं पूरी कोशिश क्या करूँगी आपको पूरा जो है ना डिटेल में बताने की. फ़िलहाल क्वेश्चन पहला आप देख लेते हैं. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 60% गारंटी कवरेज के लिए निर्धारित ऋण राशि कितनी है. तो क्या 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 150 करोड़ है या फिर 200 करोड़ है. तो जो इसका आंसर है वो 100 है, 100 करोड़ है. तो आप लोगों कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो मैं जल्दी आपको बता देती हूँ इसमें क्या है. देखो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जिनकी मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो एक ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी. टेबल नीचे दे दिया है मैंने, आप टेबल देखिए. ये वाला टेबल है जो कि अभी देखो करंट में रिवाइज भी किया गया है. जो माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं उनका अभी रिवाइज का आप देखिए 2.5 करोड़ उनका जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जिसका टर्नओवर मतलब उनका माल बिका कितना है, टर्नओवर 100 करोड़ है, तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेज में आएंगे. और स्मॉल में कौन से आएंगे, जिनका 25 करोड़ जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और 100 करोड़ का जिनका टर्नओवर हुआ है वो स्मॉल में आएंगे. और मीडियम में कौन से आएंगे, जिनका 150 करोड़ का जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और 500 करोड़ का जिनका टर्न ओवर हुआ है. ये है मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो मैं आपको बताती हूँ ये स्कीम एक्चुअली में क्या है. जो स्कीम है इन्होंने बोला है कि जो इस कैटेगरी में आते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए स्कीम लाई गई है क्रेडिट गारंटी योजना. सरकार ने कहा है कि हम वो है ना 60% का गारंटी कवरेज देंगे, अधिकतम ये कवरेज होगा. क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जैसे आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन लेना है तो आप डायरेक्ट बैंक के पास जाएंगे. बैंक आपको ऐसे लोन नहीं देगी क्योंकि बैंक को भरोसा नहीं कि आप चुकता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो सरकार ने कहा है कि अगर एमएसएमई का कोई आपसे लोन लेने आता है, वो उसमें रजिस्टर्ड है, तो आप उसको लोन दीजिए, ठीक है. और बैंक से कहते हैं कि आप उनको लोन दीजिए और हम आपको बैंक को ये गारंटी देते हैं कि अगर कोई जिसने लोन लिया है वो आपका लोन चुकता नहीं कर पाता है तो हम उसका 60% जो है वो आपको पे करेंगे. ये इसका मतलब है. तो इससे बैंकों को भी फ़ायदा है और क्या नाम मतलब लोगों को भी फ़ायदा है और सरकार को फ़ायदा ये है कि हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी. तो कोई सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोन कितना ले सकता है. सरकार ने गारंटी दी है कि हम गारंटी सिर्फ उतनी ही की देंगे, यानी कि जो सिर्फ 100 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेंगे उनका अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो सरकार को हम 100 करोड़ देंगे, मतलब 60% का कवरेज देंगे. तो आप समझ गए होंगे आई होप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है. क्या ऑप्शन देखते हैं. उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना,
या फिर निर्यात उन्मुख इस्पात उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो पहला है, यानी कि इस्पात उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना। मैं एक बार इसको भी समझा देती हूँ आपको क्या है इस्पात उद्योग। देखो कुछ लोगों को पता है इस्पात नहीं समझ आता है। इस्पात मतलब स्टील इंडस्ट्री। अगर आप कोई स्टील इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सरकार कहती है कि आप इंडस्ट्री लगाइए और आप जितना प्रोडक्शन करेंगे हम उस पर इंसेंटिव देंगे। तो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप प्रोडक्शन करिए, हम आपको इंसेंटिव से लिंक कर देंगे, उसी के माध्यम से स्टील इंडस्ट्री में वृद्धि करना। अब बिल्कुल ही कि कोई स्टील इंडस्ट्री है वो उसको जब इंसेंटिव मिलेगा तो ऑब्वियसली सी बात वो अपने जो इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा। आप ऐसे समझिए, जब आप स्कूल जाते होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो हम थोड़ा सा जब अच्छा लिखते हैं तो मैडम हमारी हमें ग्रेड देती हैं, ए बनाती हैं हमें, मतलब एकदम अच्छे स्टार्स बना के देती हैं, टॉफ़ी देती हैं ताकि हम और अच्छा करें। वो हमें इंसेंटिव दे रही होती हैं। तो इसी तरह से ताकि हम और अच्छा करें, इसीलिए सरकार जो है ना PLI स्कीम लेके आई है ताकि जो इंडस्ट्री है हमारी और ग्रो कर पाएँ। तो इसका आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिकों के लिए दूर संचार सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। जो मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने नागरिकों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि दूर संचार सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? नेशनल ब्रॉडबैंड ऐप 2.0 है, संचार साथी मोबाइल ऐप है, इंट्रा सर्किल रोमिंग ऐप है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं इसका आंसर जो है वो बी है, संचार साथी मोबाइल ऐप। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपकी आम जिंदगी में ये फ़ायदा करेगा। संचार साथी ऐप आप इसको डाउनलोड करें, मैं सच बता रही हूँ ये आम जिंदगी में आपको फ़ायदा करने वाला है। आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, या फिर पता है इसका क्या फ़ायदा है कि जब भी कभी आपका फ़ोन चोरी हो जाए, आपका फ़ोन गायब हो जाए, या फिर आपके नाम पर कोई अदर सिम, आपके नाम पर आपके आधार कार्ड पे अलग अलग कोई सिम ले रखा है, तो ये इस ऐप के ज़रिए आप जो है ना वो पता कर सकते हैं। मान लिया आपका फ़ोन चोरी हो गया तो क्या करेंगे आप दूसरे किसी फ़ोन में इस संचार साथी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें उस मोबाइल ऐप से आप अपने फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से जो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें किसी भी सिम काम नहीं करेगी, वो फ़ोन जो है ना वो यूज़लेस हो जाएगा। तो चुराने वाले को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपके नाम पर कई सारी सिम चल रही हैं तो उसके बारे में भी आप संचार साथी मोबाइल ऐप से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब का उद्देश्य क्या है? डिजिटल शासन को बढ़ावा देना, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, जेंडर संवेदनशील योजना और बजट को समर्थन देना। इसका आंसर मैं आगे पढ़ूंगी नहीं, सी है। इसका मतलब क्या है? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, यह एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी समझिए आप। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे सरकार जो है इसमें ध्यान रखा जाएगा कि सरकार जो भी बजट खर्च करेगी, मान लीजिए कोई सड़क बनानी है सरकार, तो उसमें रेशियो देखेगी कि इसमें महिला और पुरुष को दोनों को कितना फ़ायदा होगा। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ पुरुष को ज़्यादा फ़ायदा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोनों की जेंडर यानी कि जेंडर बजटिंग इसको नॉलेज हब बोला गया है। मैंने सिर्फ आपको एक सड़क का उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो मतलब एक पक्ष की तरफ झुकी हुई होती हैं। तो जो किसी एक पक्ष तरफ ना झुकें और इसमें समानता हो, इसलिए जेंडर बजटिंग हब एक ऑनलाइन लाइब्रेरी तरह आप समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन, कृषि फसलों के अध्ययन के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग करने वाली नई क्रॉपिक का अर्थ क्या है? नई योजना एक क्रॉपिक चलाई गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ करती है। तो इसका अर्थ क्या है? फसलों के लिए फ़ोटो और बीमा पर केंद्रीय रिपोर्ट देना? नहीं। फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीरों का संग्रहण करना। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर आप बी है, इसको देख लीजिएगा। मैं इतने आसानी से पढ़ा रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए। और ये क्वेश्चन बनते हैं, और जब बनते हैं तब एग्ज़ाम में हमारा दिमाग घूम जाता है, फिर हम कहते हैं अरे करंट अफेयर्स आई कहाँ से, हम तो पढ़ी नहीं, तो हम तो बहुत सारा पढ़ा लेकिन ये क्यों नहीं मिली। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और हमें समझ ही नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वफर से सफ़र की शुरुआत की है? देखिए, ये मैंने कल भी लेक्चर में बताया था। बफर जोन या बोले सफारी पार्क जो कि लखनऊ में बनाया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड का जो है ना 4th नंबर का है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे राष्ट्र में नकद रहित उपचार योजना किस तिथि से प्रभावी होगी? 1 मई 2025, 5 मई 2025, 5 जून 2025 या फिर 1 जून 2025। तो इसका आंसर जो है ना 5 मई 2025 से ये जो योजना है वो शुरू हुई है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। अगर जैसे कि कोई पीड़ित है, उसकी सड़क में दुर्घटना हो गई है, तो ये क्या होगा? नगद रहित उपचार, मतलब उसको अपने जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा और उसका उपचार होगा। या तो उसकी बीमा कंपनी करेगी या तो सरकार करेगी। उसकी एक लिमिट है, ठीक है। तो ये पूरे नेशन के लिए लागू की गई है। और कब, कौन सी तिथि आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस बार तिथि बहुत पूछी जा रही है। तो 5 मई 2025, यानी कि देखो ऐसे आप याद करें, मई मतलब कोई मरने वाला था, दुर्घटना में कोई मरने वाला था और सरकार ने उसको आके पचा लिया, मतलब बचा लिया। 5 मतलब पचा लिया, मतलब बचा लिया। कोई मरने वाला था, सरकार ने उसको पचा लिया, मतलब बचा लिया। पचा मतलब 5। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शीघ्र ही शुरू की जाने वाली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा का क्या नाम है? तो सहकार से समृद्धि है, समृद्ध टैक्सी है, सहयोग टैक्सी है, सहकार टैक्सी है। मुझे इसका भाई डिटेल में नहीं मिला। देखो, मुझे तो लगता है सिर्फ किताबी कागजात ही टैक्सी चलेगी और कोई टैक्सी वैक्सी नहीं होगी। तो ये सहकार इसका टैक्सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के वैश्विक मेंटरिंग के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? बायो E3 है, बायो सारथी है, बायो इकोनॉमी 2025 है, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन नेटवर्क है। तो इसका जो आंसर है बायो सारथी, यानी कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए यानी एक वैश्विक लेवल पर लोगों को मेंटरिंग देंगे। अगर कोई स्टार्टअप जैव टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पर शुरू करता है तो उसको बायोसारथी के एक मतलब पहल शुरू की गई ताकि उसको मेंटरिंग दे सके, मतलब उसको मेंटरशिप दे सके। 10th नंबर क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2025 को पीएम यानी प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। स्टार कर लीजिए क्वेश्चन पर, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 428 स्कूल खोले जाएंगे। योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? यानी कि 428 पूरे जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम श्री स्कूल योजना। तो जो है ना कहाँ से शुरुआत की गई है? तो इसकी जो है ना अब लखनऊ से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 10 संरक्षण गृहों, यानी कि घर है, ये गृह नहीं है, गृह है, मतलब जो घर रहने वाले, ये गृह गलत लिखा है, गृहों के निर्माण की स्वीकृति दी। प्रत्येक की संरक्षण क्षमता कितनी होगी? 1500, 100, 800 या 100 होगी। तो देखो क्या है कि जो एक योजना आई है जो उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, यानी कि बच्चों को आश्रय दिया जाएगा, मतलब जो बच्चे जो होते हैं ना अनाथ वगैरह, उनके लिए आश्रय बनेगा। लगभग 10 बनेंगे। तो उसमें एक जो आश्रय होगा उसमें कितनी कैपेसिटी होगी बच्चों को रखने की? तो वो आंसर है डी। एक जो आश्रय में बच्चे 100 रखे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की गई। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो इसका उद्देश्य है, मैं सीधा आंसर बता देती हूँ। प्रशिक्षित जो भी युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना से रोजगार सृजित करना। देखो किताबी नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर यही कि जो प्रशिक्षित युवा हैं, कितने सारे प्रशिक्षित युवा तो घूम रहे हैं बेरोजगार, ये कह रहे हैं कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग की स्थापना से स्वरोजगार सृजित करना। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 14 नंबर का, 27 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है?
तो क्या लखनऊ से, झांसी से, बनारस या जालौन से? तो जो इसका आंसर जो है ना वो सी है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि संस्कृत पहला बनारस विश्वविद्यालय जो बना था वो बनारस में ही बना था। तो संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की जो शुरुआत है वो बनारस से ही की गई है, बनारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड टू स्कूल योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कब और कहाँ से की गई है? कौन सी स्कीम है? रोड टू स्कूल योजना। तो सीधे मैं आंसर ये आपको बता देती हूँ, इसका आंसर जो है वो बी है, यानी कि 20 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। और कहाँ से? तो लखनऊ से शुरू की गई है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडेप्टेशन योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत जुलाई 2024 में यूपी सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि गांव में प्रधान के यहाँ पर या फिर जो भी प्रधान हो गए या फिर सचिव हो गए या फिर जो पंचायत सहायक हो गए होते हैं या रोजगार सेवक होते हैं, वो कुछ पौधे लेके आते हैं हर एक ग्राम पंचायत में। वो ब्लॉक से या फिर अपने जो भी विकास खंड होता है वहाँ से पौधे लेके जो भी गांव से होंगे वो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो पौधे आते हैं, तो वो पौधे जो है ना वो इसी योजना के तहत आते हैं, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडेप्टेशन योजना। इसमें क्या होता है, देखो आप ऑप्शन देखिए। इसके तहत शहर से लेकर गाँव तक पार्कों, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हेतु पौधे उपलब्ध कराना ये सरकार का काम है। तो उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडेप्टेशन योजना का आंसर जो है ना पहला सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई। इस परियोजना के तहत क्या किस तरह से सुरक्षा करेंगे? क्या नगर निगमों में जगह जगह पुलिस चौकी बनाएंगे या फिर नगर निगमों में जगह जगह CCTV कैमरा लगाएंगे या फिर नागरिकों को जागरूक करेंगे कि खुद ही अपनी सुरक्षा कर लीजिए? तो खुद ही सुरक्षा कर लेते, तो क्योंकि वो खुद ही जब रक्षक कहते हैं भक्षक बन जाएगा तो फिर भक्षक बना ही हुआ है, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो और जगह जगह पुलिस चौकी लगाना ये भी पॉसिबल नहीं है, तो जगह जगह CCTV लगाए जाएंगे। तो इसका जो आंसर है यानी कि सेफ सिटी परियोजना में बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, एक परिवार एक पहचान, जिसको फैमिली ID कॉमन नाम से जाना जा रहा है। योजना की शुरुआत कब हुई है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। जो फैमिली ID की शुरुआत कब से हुई है, तो मैं आपको इसका बता दूं, ये हुई है जून 2024 से। इसकी शुरुआत कब से हुई है? जून 2024 से। फिर अब हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते और MOU, ये 2-3 ही क्वेश्चन है क्योंकि मैंने यही इंपॉर्टेंट समझे और कोई इंपॉर्टेंट ने समझा नहीं। फिलहाल हो सकते हैं और आ जाए, लेकिन आप दिखा देते हैं हम आपको क्वेश्चन। इस पर 4-5 ही क्वेश्चन है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस राज्य, गलत लिखा है यहाँ पर, किस राज्य ने 38,750 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो दावोस में विश्व आर्थिक मंच हुआ था, तो किस राज्य ने, यानी कि भारत के किस राज्य ने 38,750 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है? तो जो ये है ना वो महाराष्ट्र है। तो ये समझौता किस लिए हुआ? ताकि रक्षा में और जो भी इंडस्ट्री, स्टील हो गया और इन चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में भूतापीय विकास योजना के विकास के लिए आइसलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या हिमाचल प्रदेश ने, सिक्किम ने, अरुणाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने? 2 है तो इसका डी है। मैं आपको बता दूं जो भूतापीय, अब भूतापीय कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा भूतापीय मिलते हैं, भूतापीय एरिया मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में नहीं, हाँ हिमाचल में मिल जाते हैं थोड़े बहुत। जो भूतापीय मतलब आपने कभी कभी TV वगैरह में देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप अभी गूगल करना और देखना कि भूतापीय ऊर्जा, इनकी भूमि से, इनकी ज़मीन से गैस सी, इनकी भाप सी निकलती है ऊपर के लिए, तो उससे क्या एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जा रहा है। तो इसमें विकास करने के लिए, इनके नवाचार लाने के लिए आइसलैंड के साथ उत्तराखंड ने एक MOU साइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों को सह विकास और निर्माण के लिए किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? किस देश के साथ? तो स्लोवाकिया के साथ में। नेक्स्ट है 4th नंबर का, ओडिशा सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 13, 12, 10, 11 या फिर 10, तो ये है 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम संचार अनुसंधान। मैं इसको अच्छे से आपको समझा तो देती लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो कि बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो रही है। क्वांटम संचार अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किन संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर है वो बी है, CDOT एंड CSIR-NPL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किन 2 संगठनों की भागीदारी की गई है? तो की गई है, इसका जो आंसर है DPIIT और स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने जो है ना वो भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, भारत ने बैटरी निर्माण के लिए PLI ACC योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ACC योजना के अंतर्गत किस कंपनी को 10 गीगावाट निर्माण करने की क्षमता प्रदान की थी? तो जो इसका है वो रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को दी गई थी। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। आप प्लीज़ इनको सीरियस लें और बार बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे। फिर भी मैंने अच्छे से समझाया। देखो, आप जब क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको याद हो जाते हैं, लेकिन जब अगर ऐसे मैं आपको टिक लगाते हुए समझाते चली जाती तब आपको शायद आपके दिमाग से जो है ना स्किप हो जाते हैं, और आप एक बार समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब